Hello बच्चों, for today's lecture we are going to talk about enzymes in detail. Let's start with the first point. For the first point, remember that almost all enzymes are proteins. Almost सारे enzymes proteins के बने होते हैं बेटा. Okay? You can remember the ulta also. A fancy sentence that almost all enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes. Next, second MCQ that you have to remember: some of the nucleic acids behaves like enzymes. So कुछ न्यूक्लिक एसिड ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं बेटा. ओके, ऐसे न्यूक्लिक एसिड को वी विल कॉल देम एज राइबोजाइम्स. तो ये एमसीक्यू होगा. Those nucleic acids which are behaving like enzymes, they are called as ribozymes. Moving on. Next, if we have to represent an enzyme with the help of a line diagram. अब देखा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है. एक एंजाइम को अगर हम लोग लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें, सपोज फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग लाइन की बात करते हैं, अब लाइन क्या होता है? लाइन इज नथिंग बट इट इज मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स, राइट? सो लेट्स से इट इज मेड अप ऑफ मेनी सच पॉइंट्स बेटा. ओके, वैसे एंजाइम्स क्या है ना, एंजाइम्स प्रोटीन्स के बने होते हैं बेटा. ओके, सो जिस तरह से लाइन पॉइंट्स के बने होते हैं ना, तो समझो ये पूरा का पूरा ना एंजाइम है, यानी ये पूरा का पूरा प्रोटीन है. ओके, और ये पॉइंट्स उसके अमीनो एसिड्स हैं. इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब जब यही स्ट्रक्चर आपस में फोल्ड हो जाए बेटा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जब यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी आपस में फोल्ड हो जाए, ओके, एंड एकदम रैंडम इसका फोल्डिंग हो, सो दैट इट लुक्स लाइक अ वुलन बॉल. ओके, सो उसको हम लोग बोलेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर. सो एज पर लाइन डायग्राम, रिमेंबर दैट जस्ट लाइक each line is made up of points. Let us say this is the first point, second point, third point, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. Okay, so each of the protein over here represents what? It represents amino acids. So enzyme भी प्रोटीन है. ओके, तो ये उस प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में कॉइल होगा, इट फॉर्म्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, and the secondary structure further folds upon itself, it forms loops, and the final structure that we get is called as tertiary structure. When it forms a tertiary structure, when it is getting folded upon itself, so at regular intervals it gets converted into these gaps, these cracks or crevices. Okay, right, जिसको हम pockets भी बोल सकते हैं. तो इसमें जो pockets form होता है, और एज पर लैंग्वेज क्रीवाइसेस विच आर फॉर्म. क्रीवाइसेस का मतलब क्या सर? इजी लैंग्वेज, गैप. तो ये जो पॉकेट्स, क्रीवाइसेस और गैप बनते हैं ना टर्शियरी स्ट्रक्चर में, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. अब जिस तरह से लाइन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया ना, वैसे ही समझो अगर हम लोग इसको ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से समझ के चलो. अच्छा, अब ना बेटा एज पर ब्लॉक डायग्राम, लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल ये एक सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट नंबर 1. ओके बेटा, लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल ये दूसरा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट नंबर 2. ये एंजाइम है बेटा. ओके, सो लेट अस से सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज एंजाइम नंबर 1. ओके,
और ये भी एंजाइम है बेटा, लेट अस से दिस इज एंजाइम नंबर 2. नाउ व्हाट हैपेंस इज एंजाइम में ये जो खड्डा है ना बेटा, ओके, these are called as pockets, crevices or gap, and these खड्डास are called as active site. What is it called as? Active site. अब ये दोनों को तुम ध्यान से देखो, ये दो सबस्ट्रेट है और ये दो एंजाइम है. तुमको लगता है ये इसमें फिट हो पाएगा बेटा? नहीं. तुमको लगता है ये इसमें फिट हो पाएगा? नहीं. तो डायग्राम देखिए, इट इज वेरी क्लियर दैट दिस सबस्ट्रेट विल कंबाइन विद दिस एंड दिस सबस्ट्रेट विल कंबाइन विद दिस. तो ये एंजाइम का कैसा होता है ना, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ उसका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा. यहाँ पे हम लोग ने तो इसको ऐसे ब्लॉक डायग्राम में वी आर ट्राइंग टू शो इट इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिकल डायग्राम. Okay, but what actually happens is there is chemical affinity. Affinity means attraction. Now you can see that this shape is meant to combine with this beta, and this shape is meant to combine with this. This combination is called as lock and key mechanism. What is this combination called as beta? Lock and key mechanism. लॉक एंड की मैकेनिज्म क्या सिखाता है कि यू सी दैट इन अ की, ओके, यू फाइंड अप्स एंड डाउन्स, यू फाइंड एलिवेशंस एंड डिप्रेशन. ओके, सो एक चाबी में जिस तरह से उतार चढ़ाव रहता है, सो ताले के अंदर भी उसका खांचा, ओके, इनसाइड द लॉक यू विल फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री शेप इन टर्म्स ऑफ गैप्स, इन टर्म्स ऑफ क्रीवाइसेस, सो दैट अपने चाबी से हम लोग सिर्फ अपना ताला खोल सकते हैं. सो तुम तुम्हारे चाबी से सिर्फ अपने घर का ताला खोल सकते हो ना, पड़ोसी के घर का ताला तो खोल नहीं सकते. ऐसा करना भी नहीं, लोग चोर चोर चिल्लाएंगे बेटा. ओके, सो ये कैसा ना, चाबी और ताले का जो रिश्ता स्पेसिफिक है ना, वैसे एंजाइम और उसके सबस्ट्रेट का रिश्ता एकदम स्पेसिफिक होता है. आगे बढ़ते हैं. अब जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो जाएगा, समझो ये वाला आके इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, सो दिस इज सबस्ट्रेट नंबर 1 और ना ये जाके एंजाइम के साथ कंबाइन हो चुका है. दिस इज एंजाइम नंबर 1. सो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. क्या बोलना है बेटा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. देन आफ्टर अ व्हाइल व्हाट हैपेंस इज द सबस्ट्रेट गेट्स ब्रोकन इनटू छोटा छोटा टुकड़ा, जिसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, इसलिए हम लोग पी लिखते हैं बेटा. ओके, और जब ये प्रोडक्ट बन चुका होता है ना, तो एंजाइम अपना वापस से फ्री हो जाता है और वो एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट के साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाता है बेटा. ओके, सो अल्टीमेटली व्हाट इज फॉर्म्ड इज नथिंग बट प्रोडक्ट्स. अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं. समझो फॉर एग्जांपल ये जो सबस्ट्रेट है, ओके, ये सबस्ट्रेट लेटर से सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज स्टार्च. ओके, और ये जो एंजाइम जो है, लेट अस से दिस एंजाइम इज अमाइलेज एंजाइम. डाइजेस्टिव सिस्टम में वी हैव स्टडीड, हमारे सलाइवा में एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज अमाइलेज, जो स्टार्च को तोड़ता है. ओके, अब स्टार्च को तोड़ने के बाद उसने प्रोडक्ट्स बना दिए. ये जो प्रोडक्ट्स बन गए हैं, लेट अस से दीस प्रोडक्ट्स आर मैल्टोज. तो यहाँ जो हम लोग ज्योमेट्रिकल शेप्स में देख रहे हैं ना, वो केमिकल टर्म्स में तुमको इमेजिन करने का बेटा. ओके, अब एंजाइम की खास बात एक और याद रखो, जो नाम होते हैं ना, दे आर एंडिंग विद एज. ओके, जैसे अमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियसेस है, लैक्टेज है, सुक्रेज है. सो ऑल वर्ड्स एंडिंग विद एज यूजुअली इंडिकेट्स एंजाइम. नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज दिस इज सबस्ट्रेट. सो लेट्स से सपोज दिस सबस्ट्रेट इज lipids, that means fats. Okay, and let us say this enzyme was amylase. अब जब हम लोग बुक में पढ़ते हैं ना, when we read in our books, okay, that amylase can break down only starch. Let us say this is starch. That means उनका शेप कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटा. अब लिपिड्स को अगर तोड़ना रहेगा तो लिपिड्स के लिए एक और एंजाइम होगा. Okay, let us say that enzyme is lipase. Okay, so you can see lipids can fit only with lipase. So that is how reactions takes place with the help of enzymes. इतना समझा बच्चों? चलिए, moving on. Now let's go to the next part. अब बात ऐसी है बेटा that these enzyme catalysts are very much different from the other inorganic catalysts. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का कैसा है ना, दैट इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट दे कैन वर्क इवन एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर.
These enzymes, they are called as biocatalyst. Why bio? Because they are working in living organisms. And why catalyst? Because we know the definition of catalyst is it's a substance which speeds up the chemical reaction, and that substance itself does not get utilized in the reaction. ये एंजाइम की वजह से रिएक्शन बहुत तेजी का हो जाता है और एंजाइम खुद खर्चा नहीं होता है रिएक्शन में, ये एंजाइम वापस से अवेलेबल हो जाता है ताकि वो किसी और सबस्ट्रेट को तोड़ सके. ओके, सो नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं ना, दे कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बट एंजाइम्स they can work only up to temperature of 40 degree Celsius. Very important. MCQ में they will ask this beta. They can work only up to 40 degree Celsius. Okay, if the temperature goes above 40 degree Celsius, अगर temperature 40 degree Celsius से ज़्यादा गया ना, so the enzyme gets destroyed. So enzyme cannot function above 40 degree Celsius. हाँ, अब कुछ organisms ऐसे हैं ओके जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं. सो सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन डीप थर्मल वेंट्स. ओके, और लेट्स से इन सल्फर स्प्रिंग्स. डीप थर्मल वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग्स में कैसा होता है ना, द टेम्परेचर इज क्वाइट हाई बेटा. देयर द टेम्परेचर इज अराउंड 80 to 90 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं ऐसे एरिया में, ओके, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंजाइम्स 80 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी काम करते हैं. ओके, सो द एंजाइम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are found in deep thermal vents and sulfur springs, they can retain their ability to function, they can retain their efficiency to function at temperature of 80 to 90 degree Celsius as well. Okay, such property is called as thermal stability. So here the enzyme shows the property of thermal stability, but it is possible only for thermophilic organisms. Thermo means temperature, philic means to love. Thermophilic organisms are those bacteria, those microorganisms which are found in higher temperature. So MCQ, enzymes will function only up to 40 degrees Celsius. Above 40 degrees Celsius, most of the enzymes they get destroyed. Some of the enzymes found in organisms at higher temperature, they can function max to max till 80 to 90 degrees Celsius. So that's the difference between enzyme catalyst and other inorganic catalyst. कितना समझा बच्चों? चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट. Chemical compounds undergo two types of changes. Number one, physical change, and beta number two, chemical change. What is the difference between physical change and chemical change? In physical change, bonds do not break. So whatever bonds are formed in between the substances, they are not broken. Whereas in chemical changes, bonds are broken and new bonds are formed. Example of physical change that we will consider is, example number one, change in shape. Example number two, change in states of matter. Change in states of matter यानी let's say suppose for example ice, इसको तुम गर्म किया बेटा, बर्फ का क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा. तुम इसको और गर्म करो, ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर वेपर में. सो व्हाट यू फाइंड इज इट इज अंडरगोइंग चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट एंड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू gaseous state. So this is called as physical change because in such examples the chemical bonds are not broken. Okay, now what is a chemical change? Chemical change में what happens is bonds are broken and new bonds are formed. Let us say suppose for example, we'll take example over here beta. Example number one, you see this compound called as barium hydroxide, BaO4.
OH twice. Okay, this reacts with acid, let us say sulfuric acid, H2SO4. And what do I get? I get barium sulfate, that is BaSO4, plus 2 molecules of water. Now as per chemistry we know that anything which is written on the left hand side are called as reactants, and beta anything which is formed on the right hand side are called as products. Okay, so we started with barium hydroxide and ultimately what we get is barium sulfate. So what you understand is bonds are broken and new bonds are formed. However, this chemical reaction is an example of inorganic chemical reaction. So this is inorganic chemical change. Why inorganic? Because here no carbon compounds are taken into consideration. Now same we will extend beta example number 2. Let's say example B. When starch is broken down, okay, and ultimately it is broken down finally into glucose. Now this process is called as hydrolysis. Now starch is a carbon compound, so this becomes an example of organic chemical change. And glucose, you know, C6H12O6, right? So that's a carbon compound. Since carbon is involved, that is why this is an example of organic chemical change. Next, moving on. Rate of any chemical reaction is equal to delta P upon delta T. That means rate determines कि उसकी तेजी कितनी है, okay? उसकी तेजी कितनी है ये डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्ट वो बना रहा है कितने टाइम में. ओके, डेल्टा रिफर्स टू डिफरेंस, दैट इज द चेंज. सो कितना प्रोडक्ट बना रहा है कितना टाइम में. सो रेट इज ऑलवेज पर यूनिट टाइम. द प्रोडक्ट नंबर व्हिच इज फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन. नाउ दिस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इसको हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं बेटा. वी कैन कॉल इट एज वेलोसिटी आल्सो ओनली इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन इज स्पेसिफाइड. So I'll write down only if the direction is specified. Now here we'll take one fantastic example so as to understand this. The rate of chemical reaction is dependent upon two factors. Okay, number one, temperature. A general rule says that for every 10 degrees Celsius, for every 10 degrees Celsius rise or fall in temperature, it is seen that the rate of chemical reaction either doubles or reduces to half. अब ये बात ध्यान से समझ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ओके राइट, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाता है ना तो उस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है, उसकी जो स्पीड है ना वो डबल हो जाती है. और अगर टेम्परेचर 10 डिग्री कम हो जाता है ना तो उसकी स्पीड आधी हो जाती है. So it is a general rule of thumb which says that for every 10 degrees Celsius rise or fall in temperature, the rate of the chemical reaction either it doubles up or it is reduced to half. Next, the rate is also determined whether the reaction is catalyzed by an enzyme or it is uncatalyzed reaction. Now we'll take one example of this better. Okay, let us say suppose for example H2O combines with CO2 and I get one acid which is called as H2CO3. MCQ number 1. Sir, which acid is this? Beta, simply remember this is carbonic acid. And this reaction, okay, this reaction can be carried out with the help of an enzyme called as carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. Now, the कमाल का point is, अगर ये reaction
बिना एंजाइम के हुआ, इफ इट इज एन अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन, बिना एंजाइम के हुआ तो ये देखा गया है कि इट फॉर्म्स 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड पर आवर। यानी अगर ये एंजाइम नहीं भी हुआ ना तो फिर भी कार्बोनिक एसिड बनेगा, पर उसके 200 मॉलिक्यूल बनेंगे 1 घंटे में। बट अगर ये रिएक्शन कैटेलाइज्ड रिएक्शन, catalyzed reaction यानी it is taking place with the help of this enzyme, if it is enzyme mediated reaction, so बच्चों remember it will form 6 lakh molecules of carbonic acid per second। देख 6 लाख तो देख ही तू, उसके साथ साथ पर सेकेंड। एंजाइम के बिना हुआ ना तो ये अपने को सिर्फ 200 मॉलिक्यूल मिल रहा था 1 घंटे में, पर एंजाइम की मदद से हुआ तो अपने को 6 लाख मॉलिक्यूल मिल रहा है, वो भी 1 सेकेंड में। यानी एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम हैज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, ओके, एंड इट हैज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन बाय हाउ मेनी टाइम्स, इट हैज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय 10 मिलियन टाइम्स। MCQ में पूछते हैं, सो रिमेंबर दिस 10 मिलियन टाइम्स, ओके, रिमेंबर 200, रिमेंबर 6 लाख। इतना समझो? चलिए लास्ट पार्ट। नाउ देयर आर सर्टेन रिएक्शंस इन आवर बॉडी, ओके, व्हिच आर अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शंस एंड दे आर मीडिएटेड बाय मोर देन वन एंजाइम। सच रिएक्शंस को, सच एक्टिविटीज को we will call them as metabolic pathway, and one such example of metabolic pathway mentioned in our textbook is a process called as glycolysis. Glycolysis we will study in detail in the chapter of respiration. Now glycolysis involves a breakdown of glucose. So what is glycolysis? It is breakdown of glucose. And glucose is broken down in how many steps? 10 steps, and each of the step is mediated by different enzyme। यानी ग्लूकोज है ना 10 स्टेप में टूटता है, हर एक स्टेप अलग अलग एंजाइम मीडिएट करता है, अलग अलग एंजाइम उसको तोड़ के देता है, और अल्टीमेटली होता क्या मालूम है बेटा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है और अपने को 2 पायरुविक एसिड मिलता है। Okay, glucose is C6H12O6 and pyruvic acid is C3H4O3 and 2 molecules. Along with this you get water also, you get ATP also. Okay, but remember it is a 10-step reaction. It is a 10-step metabolic reaction mediated by different enzymes. Okay, अगर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटा, that means if it is aerobic breakdown, if it is aerobic breakdown then we get pyruvic acid, but if it is anaerobic breakdown यानी यही ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटा then it forms lactic acid, and this lactic acid is formed in human muscle cells, that is in our skeletal muscles, and this lactic acid is responsible for the sensation of fatigue, for the sensation of tiredness। जब भी हम थक जाते हैं ना, हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, तब हमारे मांसपेशियों के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है और लैक्टिक एसिड बनाता है, और ये लैक्टिक एसिड की वजह से हमको थकावट महसूस होती है, ये याद रखो। लास्ट पॉइंट, और यही तरह का रिएक्शन अगर यीस्ट करवा रहा है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट करवा रहा है ना, then it leads to formation of alcohol. Okay बच्चों, now I request you all to take screenshot of this beta, these all points are very important. Okay, now we will continue with activation energy concept of enzymes. Okay, alright, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ओके, और एंजाइम्स के सेक्शन में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। Okay, we will start with the first graph. This graph is related to the concept of activation energy. Activation energy के ग्राफ में बेटा y axis पे we are showing potential energy
and x axis पे we are showing progress of the reaction. Alright, now बच्चों let us say suppose for example this point the substrate is here, okay, so I'll write over here S. The substrate is here and after some time the substrate undergoes changes and it gets converted into product P. So let us put P. Now here what we have to understand is कि ultimately यहाँ हो क्या रहा है कि substrate product में convert हो रहा है. ओके इसको अगर हम लोग हमारे ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से रिवाइज करें बेटा, ओके ये जो है दिस इज एंजाइम E, दिस इज सबस्ट्रेट S, ओके एंड बेटा दिस साइट इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट. So as we can recall, the substrate has to bind to the active site of the enzyme. So here what we see is enzyme substrate complex formation takes place. However, this enzyme substrate complex formation is only transient. Transient means it is only for a temporary duration. Moving on, then what we notice is enzyme substrate. अब ये substrate टूटने लगा, so we are drawing cracks over here. So what we see is there is a changes in the structure of the substrate. तो तू देख रहा है ये substrate टूटने लगा. So what I will say is here I will write substrate undergoes structural changes. फिर इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, that we can very clearly see the enzyme is as it is, okay, right, and the entire substrate breaks into two, and these two are called as products. Okay, fine. So how the enzyme works, the mechanism of enzyme working, what we find is the substrate has to bind with the enzyme. Once it binds with the enzyme, then enzyme substrate complex is formed, and this formation is a transient. Okay, then what happens is the substrate undergoes structural changes, and thereafter what happens is the substrate breaks into product, and the enzyme is again available, so that enzyme can bind with another substrate, and that is how the mechanism of enzyme action takes place. Okay, this we are trying to show it in terms of graphic representation. अब ग्राफ के टर्म्स में देखेंगे जब एंजाइम सबस्ट्रेट से कंबाइन होता है, ओके, तो सबस्ट्रेट का एक लेवल रहता है, सो उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना है बेटा. Then enzyme substrate complex formation takes place. Okay, it goes on to a state which is called as a transient state, which is here over here beta. Okay, then what happens is the substrate undergoes the structural changes, and then it is broken down into product. Finally the graph undergoes the progress like this, है ना. ये जो peak level आ रहा है, that peak level is called as a transition state. Transition state. Why we are calling it as transition state? Because इसके बाद ना substrate बदल रहा है. Transition means change. The substrate is going to undergo changes and then it gets converted into product. So this is a transition state. Now very importantly you have to understand, okay, जो previous graph था yellow वाला curvature, there what you see is if this is the transition state, so transition state का जो energy level है वो और substrate का जो energy level है, यानी total how much बेटा we are getting this much. Now this difference is called as activation energy. Okay, and white वाले ग्राफ में if you see the activation energy, तो उसका transition state देखो और उसका substrate का level देखो बेटा. Okay, so comparatively वहाँ पर activation energy is this much. Okay, so what do we understand by activation energy? Very important. Activation energy is the difference between the energy level of the transient state. अब transient state का energy level इतना है,
Okay, let us correspond to the graph. Let us extend this graph higher up, beta. Okay, so the energy level is this much. That means fine. Okay, and the substrate का energy level is this much. So from the whole, if you remove this, what you get is only this much. Okay, so activation energy is the difference in the energy level between transition state and the energy level of the substrate. ये एक अच्छे से याद रख लो बेटा. अच्छा, अब what we notice is white वाला ग्राफ का activation energy ज्यादा है. You see this? And yellow वाले ग्राफ का activation energy कम है. Okay. अच्छा, now here you have to remember that कि अगर ये reaction एंजाइम की मदद से हो रहा है ना, okay, then you get yellow वाला ग्राफ. So I will write down besides yellow वाला ग्राफ that this is activation energy with enzyme. और यही रिएक्शन अगर एंजाइम के बिना हो रहा है ना, okay, then you get white वाला ग्राफ. So besides white वाला ग्राफ we will write down कि this is without enzyme. So what do we learn from this? Main you have to remember that कि enzyme decreases activation energy. In any chemical reaction, अगर वो chemical reaction enzyme की मदद से होगा ना बेटा, तो enzyme क्या करता है? Activation energy को कम करता है. ये याद रखो. और activation energy क्या है? It is the difference in the energy level of transition state and the energy level of the substrate. ये कैसा हो गया मालूम है बच्चों? Let's take one very simple example. Okay, suppose for example कैसा है ना बेटा? You want to buy a property. Okay, तुमको एक property खरीदना है. समझो एक flat खरीदना है. अच्छा, now that flat you are getting it at the rate of let's say 50 लाख रुपीस. काफी ज्यादा रेट में मिल रहा है तुझे वो. सामने वाला तुझे बेवकूफ बना रहा है. पर वही फ्लैट समझो अगर तू किसी एजेंट के थ्रू लेता है, ओके, वो एजेंट तेरे पहचान वाला है और जो फ्लैट बेच रहा है उसको भी वो जानता है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करके वही फ्लैट तुझे वो 30 लाख में दिलवा देता है. सो यहाँ वो जो एजेंट है ना, वो एंजाइम का काम कर रहा है. एंजाइम ने क्या किया? एंजाइम ने रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया. जिस तरह से वो एजेंट ने तेरे फ्लैट का रेट कम करवा दिया. सो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में ये याद रखना है बच्चों कि अगर रिएक्शन एंजाइम की मदद से होगा ना, तो एंजाइम विल ऑलवेज डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट विल क्विकली कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट. और वही रिएक्शन एंजाइम के बिना हुआ ना, तो बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी खर्चा होगा. अल्टीमेटली अगेन द सबस्ट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. सो दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे. सेकंड कॉन्सेप्ट, अब सपोज बेटा हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं. इस वाले एग्जांपल में यहाँ देखो, यहाँ से चालू कर रहे हैं हम लोग और यहाँ आ रहे हैं. ओके, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा वो सबस्ट्रेट S है और जहाँ खत्म कर रहे हो वो प्रोडक्ट P है. अच्छा, अब ये वाला ग्राफ देखो, इसमें हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ये सबस्ट्रेट S है बेटा एंड लेट अस से ये प्रोडक्ट P है. अब दोनों का एनर्जी लेवल देखो. सबस्ट्रेट ये एनर्जी लेवल पे है एंड हियर व्हाट यू सी इज प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल इतना है. यानी इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ व्हाट यू सी इज सबस्ट्रेट हैज मोर एनर्जी and then ultimately you get product which has comparatively less energy. So in this particular chemical reaction क्या हुआ रहेगा कि substrate के पास energy ज़्यादा है, तो substrate ने energy lose किया रहेगा, and losing the energy is a type of which reaction? It is called as exothermic reaction. So looking at the graph you should identify which type of chemical reaction it is. Now look at next graph. Next graph में what you see is कि substrate is at lower energy, इतना ही energy है. और प्रोडक्ट का तुम करस्पॉन्ड करो बेटा, प्रोडक्ट का एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है ना. ओके, सो अब इस ग्राफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबस्ट्रेट के पास कम एनर्जी है और वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट जिसके पास ज्यादा एनर्जी है. तो जाहिर सी बात है कि ये सबस्ट्रेट जिसके पास कम एनर्जी है, इसमें और एनर्जी ऐड हुआ रहेगा तब जाके ये प्रोडक्ट के बराबर बना ना. और जब एनर्जी ऐड होता है किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? विच रिएक्शन? दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. So now looking at the graph you should understand exothermic reaction में कैसा है? Substrate is at higher energy level than product. Substrate is at higher energy level than product. And endothermic reaction.
Endothermic reaction में what you see is substrate is at lower energy level than product. So I am writing substrate less than product in terms of energy level. अच्छा, also remember that exothermic reaction are also called as a spontaneous reaction. They are also called as spontaneous reaction, and endothermic reaction is also called as energy requiring reaction because इसमें energy absorb हुआ है. Okay, so this is the basic of the graph related with activation energy. These many points you are supposed to know. Moving on. Now the same enzyme का mechanism, if we are talking in terms of equation, then what we derive from this entire understanding is what happens is enzyme E combines with substrate S. Ultimately it forms enzyme substrate complex. This enzyme substrate complex later on substrate undergoes structural change, टूटने लगता है, प्रोडक्ट बनने लगता है, so it becomes enzyme product, and these enzyme product are stuck to each other, and then finally what happens is बेटा enzyme अलग हो जाता है प्लस प्रोडक्ट अलग हो जाता है, so that the enzyme is again available for the next substrate. So you see enzyme अलग हो गया और प्रोडक्ट अलग हो गया. Okay, so that is how the entire reaction progresses. चलो, moving on. Now let's go to the next title. Next title में we are going to discuss factors affecting enzyme activities. Very important. Factors affecting enzyme activities में we will consider 4 factors बेटा. Okay. The first factor that we are going to consider is the temperature. Second factor that we will consider is the pH. Third factor that we will consider is concentration of the substrate. You can also call it a substrate concentration. And the fourth factor is presence of certain chemicals which influences the enzyme activity. Okay, let us start with the first factor, that is the temperature. So on the x-axis we have temperature, on the y-axis we have enzyme activity. Similarly, here we have pH and here we have enzyme activity. The graph of temperature and pH remains the same. Here if we are drawing the graphic representation, what we find is a bell-shaped curvature. What does the bell-shaped curvature depict? Bell-shaped curvature हमको क्या सिखाता है? Bell-shaped curvature हमको ये बोलता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, अब ये ग्राफ को समझ, देख ग्राफ में मैंने सपोज ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट यानी कितने का टेम्परेचर बेटा. अच्छा, फिर समझो अगर मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये वाले पॉइंट से क्या समझ रहा है कि इतने का टेम्परेचर. ओके, फिर उसके बाद समझो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला पॉइंट लिया, तो गो ऑन करस्पॉन्डिंग डाउन बेटा. तो तू देख रहा है टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेट्स से ये 5 डिग्री था सपोज बेटा फॉर एग्जांपल, लेट्स से ये 20 डिग्री हुआ. ओके, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री हुआ. तो तूने क्या देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, 5 डिग्री से 20 डिग्री हुआ, तो एंजाइम का एक्टिविटी भी बढ़ा. ओके, ऐसा बढ़ बढ़ के मैक्सिमम यहाँ तक गया. लेट अस करस्पॉन्ड इट डाउन. सपोज फॉर एग्जांपल दिस टेम्परेचर कम्स एट अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो व्हाट यू नोटिस इन दिस ग्राफ इज as the x axis का पैरामीटर इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ते जा रहा है, पर ऐसा इनफाइनेटली नहीं हो रहा है. It is up to a certain limit, and this limit is called as optimum temperature. This optimum temperature is usually around 40 degree Celsius. ये एक याद रखो बच्चों अच्छे से. तो यहाँ क्या हो रहा है ना कि एंजाइम मैक्स टू मैक्स 40 डिग्री सेल्सियस तक काम करेगा. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे एंजाइम का स्पीड बढ़ते जाएगा बेटा, एंजाइम का एक्टिविटी उसका एक्शन बढ़ते जाएगा. बट नाउ यू नोटिस टेम्परेचर तूने और बढ़ाया तो एक्टिविटी बढ़ने के बाद उल्टा कम होने लगा. अब क्या होता है ना, एक्सेसिवली हायर टेम्परेचर कॉजेस डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम. Now enzymes are made up of protein. बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे अगर एंजाइम को काम करवाएगा ना तो उसका प्रोटीन विल अंडरगो डीनेचुरेशन. Denaturation means complete breakdown so that the protein becomes jelly like mass.
अब जैसे अंडे का जो जेली लाइक पार्ट होता है उसको तुम जैसे ही तवे पे डालते हो इट बिकम्स व्हाइटिश जेली लाइक मास, दैट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन। हमारा ब्लड ओके जब क्लॉट होता है उसके अंदर जितने भी प्रोटीन्स है द ब्लड बिकम्स जेली लाइक, दैट इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। So what happens is whenever the temperature increases excessively, okay, right beyond the optimum temperature, तो एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ेगा नहीं उल्टा कम होएगा। और वो कम क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम के अंदर जितने भी प्रोटीन है वो प्रोटीन का क्या हो रहा है? डीनेचुरेशन हो रहा है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। नेक्स्ट वही चीज पीएच के टर्म्स में सोचो। पीएच वी ऑल नो दैट कि पीएच इज फ्रॉम अप टिल 14, ओके, द पीएच का वैल्यू इज फ्रॉम 0 to 14 एंड लेट अस से वी टेक डिफरेंट पॉइंट्स लाइक दिस। Suppose this point corresponds to pH value of 1. Then let's say suppose this point corresponds to pH value of 2. Suppose this point corresponds to pH value of 7. pH value of let's say 9. And ये last वाला जो point है बेटा, this corresponds to pH value of 14. Now as per pH scale we know that कि anything which is from 0 and within 7 till 7 it is acidic pH beta. Anything more than 7, okay, going till 14 is basic, okay. So this is basic or alkaline pH and 0 to 7 is acidic and pH of 7 is neutral. ओके नाउ अब हियर व्हाट वी सी इज जैसे जैसे पीएच बढ़ते जा रहा है, ओके, पीएच 1 से 2 हुआ तो एंजाइम का एक्टिविटी भी बढ़ा, फिर लेट्स से 2 से 3 4 5 हुआ, एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ते गया। ओके, नाउ द पीएच बिकम्स 7, द एंजाइम का एक्टिविटी इज मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम पीएच। जैसे ना बेटा देयर वी वर कॉलिंग इट एज ऑप्टिमम टेंपरेचर, दिस इज ऑप्टिमम पीएच। अब इसके बाद पीएच बढ़ाया ना तो एंजाइम का एक्टिविटी बढ़ नहीं रहा उल्टा कम हो रहा है। So here what we notice is extremes of pH, एकदम ही acidic pH और एकदम ही basic pH में एंजाइम का एक्टिविटी सबसे कम है और न्यूट्रल pH में एंजाइम का एक्टिविटी सबसे बेस्ट होता है। So these are the two graphs that you are supposed to know in terms of factors affecting enzyme activity. Okay, first was temperature and second was pH. Next, now we are coming to the third factor, that is the substrate concentration. Now on the x-axis we have substrate concentration and on the y-axis what we have is velocity v. Okay, now here the graph that we get, the curvature is starting में the velocity increases and later on it achieves a steady phase or you can say a plateau phase. अब यहाँ पे भी अलग अलग points correspond करके देखिए। समझो बेटा for example this point, then let's say suppose बेटा for example this point and let's say बेटा for example this point. अब ना इसको नीचे कोरिलेट करो। एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के टर्म्स में वी पुट 3 ओवर हियर, देन यू सी इतना 3 है तो नेक्स्ट वैल्यू लेट्स से बढ़ के 5 हो गया बेटा, ओके, और लेट्स से 4 हो गया। लेट्स से सिंपल एग्जांपल एंड लेट्स से देन द वैल्यू गोज टू 5। ओके, अब जब 3 सबस्ट्रेट अवेलेबल है, लेट्स से 3 सबस्ट्रेट, लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दिस डायग्राम में दिस एंटायर पट्टी रिप्रेजेंट्स एंजाइम बेटा, ओके, द पॉकेट्स दैट यू सी दीज आर द एक्टिव साइट्स, ओके। नाउ इमेजिन देयर इज वन एंजाइम, ओके, एंड लेट्स से दिस इज द सबस्ट्रेट बेटा। अब फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि एक एंजाइम है और 3 सबस्ट्रेट है। तो जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन 3 है तो यू करस्पॉन्ड, सो वेलोसिटी इतना ही निकला ना बेटा। सो यानी ये एंजाइम जो 4 सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है बट अवेलेबल सबस्ट्रेट सिर्फ 3 है, तो ये एंजाइम धीमे धीमे काम कर रहा है, स्लो स्पीड से काम कर रहा है। अब समझो फॉर एग्जाम्पल इस एंजाइम के सामने 4 सबस्ट्रेट आते हैं, राइट, यानी एक सबस्ट्रेट बढ़ गया। सो यू सी जैसे ही सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है,
सो एंजाइम का काम करने का स्पीड भी बढ़ गया ना, द वेलोसिटी इंक्रीजेस बेटा। ओके अच्छा, अब समझो बढ़ बढ़ के सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 5 हो गया। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज सबस्ट्रेट नंबर 1, सबस्ट्रेट नंबर 2, सबस्ट्रेट नंबर 3, सबस्ट्रेट नंबर 4 एंड बेटा सबस्ट्रेट नंबर 5। अब देखो 5 सबस्ट्रेट है, ओके 5 हो या फिर लेट्स से उसके बाद और भी बढ़ गया, ओके लेट्स से सबस्ट्रेट नंबर 6। अब जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ते जाएगा एंजाइम का स्पीड और ज्यादा बढ़ नहीं सकता, बिकॉज एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स दे आर सैचुरेटेड, दैट मींस दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट। सो अब हम लोग ग्राफ में क्या देख रहे हैं ना कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 4 के बाद में अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो एंजाइम का स्पीड अब और नहीं बढ़ रहा है, एंजाइम का स्पीड अभी उतने का उतना ही रहेगा। अब लेट्स से सबस्ट्रेट बढ़ बढ़ के ऐसे है, सपोज फॉर एग्जांपल बेटा 10 हो गए, 20 हो गए। सो यू सी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 10 का हो गया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 20 का हो गया। तो सबस्ट्रेट कितना भी बढ़े पर एंजाइम अपने स्पीड से ही काम करेगा, क्योंकि एंजाइम के सारे एक्टिव साइट्स ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुके हैं। इसलिए ये ग्राफ में स्टार्टिंग में देखोगे ना, इट फॉलोज अ लीनियर पैटर्न एंड देन इट फॉलोज अ स्टेडी और अ प्लेटो फेज बेटा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मींस वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसको हम लोग दूसरे एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं। मान के चलो ये एंजाइम ना, ये डॉक्टर है, ओके और ये जो सबस्ट्रेट है ना बेटा, ये सबके सब पेशेंट्स है, ठीक है। और ये एक्टिव साइट ना डॉक्टर की कैपेसिटी है, ठीक है। सो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल मेरे क्लिनिक में ना बाहर 3 पेशेंट बैठे हुए हैं और ना मैं 4 पेशेंट को एक साथ देख सकता हूँ। 4 पेशेंट को आई कैन हैंडल 4 पेशेंट्स एट अ टाइम, दैट्स माय कैपेसिटी, ओके। पर बाहर 3 पेशेंट है। अब जब बाहर 3 ही पेशेंट बैठे हैं तो मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, यानी जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 3 का है तो मेरा वेलोसिटी कम है ना, तो मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। अब मैंने देखा कि बाहर 4 पेशेंट है तो मैं वो स्पीड से काम नहीं करूंगा, करेक्ट। तो जब पेशेंट 4 हो गए यानी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ गया तो मेरा स्पीड भी बढ़ गया ना बेटा। तो जब 4 का था तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। अच्छा अब मैं चारों पेशेंट को साथ में मैनेज कर रहा हूं, पर बाहर अचानक से 20 पेशेंट बैठे हैं, यानी अब जब 4 पेशेंट को मैं मैनेज कर रहा हूं, बाहर 20 पेशेंट है, तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़े पर मेरा स्पीड तो हमेशा अब उतना ही रहेगा जितना मेरा मैक्सिमम स्पीड है, राइट। सो दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड एज वी मैक्स। दैट मींस आई एम वर्किंग विद माय मैक्सिमम स्पीड। मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ 4 पेशेंट के साथ, इस एंजाइम के ऑलरेडी सारे एक्टिव साइट्स सैचुरेट हो चुके हैं, तो वो अब बाकी बचे सबस्ट्रेट के साथ कैसे कंबाइन होगा, यानी ये डॉक्टर ऑलरेडी 4 पेशेंट को देख रहा है, अपने मैक्सिमम स्पीड के साथ काम कर रहा है, तो बाकी के पेशेंट को तो वेट करना ही पड़ेगा जब तक ये सबस्ट्रेट टूट के प्रोडक्ट ना बन जाए और एंजाइम वापस से फ्री ना हो जाए। ये समझे बच्चों? चलिए अब इसका ना तुमको एक डिटेल वाला पार्ट और बताता हूँ, ओके। सो द मैक्सिमम वेलोसिटी, ओके, the maximum velocity is called as Vmax। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है यहां से लेके यहां तक। अच्छा अब उसका आधा वैल्यू देखो, सपोज फॉर एग्जांपल ये, so if this point was Vmax then this point will be Vmax by 2, यानी half of maximum velocity। Now very important what you find is the substrate concentration which corresponds to Vmax by 2 is called as Km. This is what is mentioned in textbook. Km stands for Michaelis constant. अब Michaelis constant क्या होता है? Michaelis constant is that substrate concentration which corresponds to the value of Vmax by 2. यानी ये उतना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे एंजाइम अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के आधे वेलोसिटी पर काम कर रहा है। रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सरल शब्दों में तुमको बोला है बच्चों, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में नंबर 1 वाज टेम्परेचर, नंबर 2 वाज पीएच, नंबर 3 वाज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। नाउ फैक्टर नंबर 4, नाउ फैक्टर नंबर 4 इज बेस्ड ऑन सर्टेन केमिकल्स। कुछ केमिकल्स एंजाइम के एक्टिविटी को देखो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एकदम इजी बात करते हैं बेटा, ये एंजाइम है, एंजाइम ई एंड द सबस्ट्रेट एस,
अब ये सबस्ट्रेट आके इस एंजाइम से बाइंड करने वाला है, उससे जुड़ने वाला है, बट बेटा लेट अस से वो उससे जुड़े, उससे पहले ही ना ये वाला कंपाउंड आके उसके साथ जुड़ गया और उसके ऊपर आके बैठ गया, राइट? अच्छा, अब जब ये कंपाउंड आके बैठ गया, सो डू यू थिंक कि अब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम से जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा। सो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ये केमिकल का शेप सबस्ट्रेट के शेप को करस्पॉन्ड करता है और ये केमिकल सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहा है उसी जगह पे बैठने के लिए, उसी एक्टिव साइट पे बैठने के लिए जहां सबस्ट्रेट बैठने वाला है। इसीलिए इस केमिकल को मैं बोलूंगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। सपोज दिस इज एन एंजाइम व्हिच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये जो एंजाइम है ना सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इसको तोड़ता है, दैट इज सक्सिनेट। सो ये एंजाइम आइडियली इसके लिए बना है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज आइडियली विल एक्ट अपॉन सक्सिनेट, बट हियर व्हाट हैपेंस इज देयर इज दिस केमिकल कॉल्ड एज मैलोनेट। Malonate is acting as competitive inhibitor and it is not allowing the succinate dehydrogenase to bind with succinate। यानी उसने इसके काम में टांग अड़ाया ना बेटा, इसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज बेटा दिस इज एंजाइम एंड लेट अस से दिस इज सबस्ट्रेट। ओके, अब ये सबस्ट्रेट यहाँ आकर बैठना चाहता है, बट ये सबस्ट्रेट यहाँ आकर बैठे उससे पहले ही let us say suppose for example ये जो केमिकल है ना वो यहां पर आकर फिट हो जाता है एंजाइम के साथ। ओके, राइट? सो इट कम्स एंड इट फिट्स ओवर हियर। नाउ व्हाट हैपेंस इज ये जैसे ही यहां पर फिट होता है ना, इसका जो शेप है, व्हाट यू सी इज द शेप चेंजेस। सो एक्टिव साइट का शेप चेंजेस। अब एक बार एक्टिव साइट का शेप चेंज हो गया तो तुझे लगता है कि बेटा ये वाला जो सबस्ट्रेट था ये अब यहाँ बैठ पाएगा? ये यहाँ पर बैठ नहीं पाएगा। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सो ये जो केमिकल है बेटा, दिस केमिकल, ओके, राइट, which binds to a different site. Sir, what is this site called as? This site is called as allosteric site. Allosteric site. So when it binds, why allosteric site? Because allo means different. When it binds to a different site, which is different from the active site, beta. Okay. So जब ये allosteric site से bind करता है ना, तो इसके वजह से active site का shape change हो जाता है, and the active site no more accommodates the substrate. अब इस केमिकल को जो यहाँ आके बाइंड हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिट करना यानी स्टॉप करना, यानी इसने अब एंजाइम के एक्शन को कैसे स्टॉप किया? नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से। यानी ये केमिकल सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन नहीं लगा रहा है, दोनों को एक ही कुर्सी पे नहीं बैठना है, दे डोंट वांट टू सिट एट द सेम प्लेस बेटा। ये किसी और साइड पे बाइंड कर रहा है बिकॉज ऑफ इट्स द शेप चेंजेस, and this is called as non-competitive inhibitor. Okay, so competitive inhibitor and non-competitive inhibitor, okay, these chemicals also play very important role in the enzyme activity, and they determine that कि how they have to stop the enzyme activity. अब बच्चों इसका सबसे कमाल का पॉइंट ये है कि this property is used in treating bacterial pathogens. See, what are pathogens? Patho means a disease and gen means to generate. So disease causing bacteria.
ओके सपोज अभी मेरे बॉडी में टाइफॉइड का बैक्टीरिया आता है, सपोज फॉर एग्जांपल बेटा, ओके, और एनी अदर बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया मेरे बॉडी में आकर बीमारी पैदा करेगा। अब ये बैक्टीरिया बीमारी क्यों पैदा कर पाएगा, ये बैक्टीरिया क्यों खतरनाक है मेरे बॉडी के लिए बच्चों? क्योंकि ये बैक्टीरिया ना खराब केमिकल छोड़ता है, ये बैक्टीरिया एंजाइम छोड़ता है। अब समझो फॉर एग्जांपल ये एंजाइम ना बैक्टीरिया का है, ओके, और बैक्टीरिया का एंजाइम ना मेरे बॉडी के सेल्स के साथ बाइंड होके या तो बॉडी के किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होके उसको तोड़ देगा, उसके साथ पूरी तरह से बाइंड होके उसको प्रोडक्ट्स में तोड़ देगा। अब मेरा अगर सेल टूटता है या मेरे बॉडी का कोई सब्सटेंस टूटता है तो नुकसान तो मेरा ही है ना बेटा। तो मुझे ये बैक्टीरिया के एंजाइम को रोकना पड़ेगा। अब डॉक्टर्स जो हमको दवाई देते हैं ना, वो दवाई का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है। वो दवाई क्या करती है ना, वो दवाई जाके या तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है या तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करती है, जिसके वजह से बैक्टीरिया का एंजाइम हमारे सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। और रही बात बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। ये वो दवाइयां होती है जो बैक्टीरिया को खास करके डिस्ट्रॉय करती है, और ये जो दवाई होती है वो बैक्टीरिया के एंजाइम्स के एक्शन को इनहिबिट करती है ना। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक। यही तो बात है ना बायो में, इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं यो बायो। समझ में आयो? प्रेम रतन धन पायो, याद रखो बच्चों। चलो मूविंग ऑन, लास्ट पार्ट ले लेंगे बेटा, ओके। अब लास्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम में फर्स्ट पॉइंट ये याद रखेंगे कि एंजाइम्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस, ओके, एंड ईच ऑफ द क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 till 13, फ्रॉम 4 till 13 सब ग्रुप्स, यानी उसके टोटल 6 ग्रुप्स हैं, 6 अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं, और हर एक टाइप के अंदर तुमको 4 to 13 अलग अलग सब टाइप्स भी मिलेंगे। तो ये एमसीक्यू के हिसाब से याद रखना, 6 and 4 to 13। अच्छा, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मीन्स टू नेम। तो एंजाइम के क्या अलग अलग टाइप हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन, और उसका नामकरण किस हिसाब से किया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। इसके लिए ना हम लोग एक शॉर्टकट पकड़ के चलेंगे, दैट शॉर्टकट इज कॉल्ड एज इल हॉट। बीमार है तू, टेम्परेचर गर्म है तेरा, ओके, बॉडी गर्म है, सो इल हॉट इज अवर शॉर्टकट। नाउ व्हाई एम आई सेइंग द शॉर्टकट इल हॉट, बिकॉज इससे सारे के सारे टाइप्स क्लियर हो जाते हैं। आई से वी विल टेक आइसोमरेज, ओके। आइसोमरेज वो एंजाइम होते हैं which are responsible for mediating the conversion of isomers, okay, and mostly they look after geometrical isomers, optical isomers and positional isomers। so जितने भी आइसोमर्स का कन्वर्जन होता है, ओके राइट, वो एंजाइम जो ये कन्वर्जन करवाते हैं, they belong to this category called as isomerase। So this is our first. Next, L. L stands for ligase. Ligase is the only enzyme which is responsible for joining the chemical compounds, and it is responsible for joining carbon oxygen, carbon nitrogen, carbon sulfur, phosphorus oxygen। So ligase is responsible for joining, ये याद रखना। Next L stands for lyases। Lyases are responsible for mediating the chemical reactions other than hydrolysis। ये याद रखने का, for mediating the chemical reaction other than hydrolysis। Okay, so that's our shortcut of ILL, ill। Now let's go to the shortcut of hot, HOT। H stands for hydrolases। Hydrolases are responsible for bringing about hydrolysis of different compounds, that is ether, or hydrolysis of ester bond, or of glycosidic bonds, or of
peptide bonds, okay, or of carbon carbon, carbon halide, phosphorus nitrogen, okay, that is hydrolysis. Then beta comes O. O is oxidoreductase. Oxidoreductase are responsible for bringing about reaction of oxidation and reduction. So I write here oxidation and reduction. These enzymes are also called as a dehydrogenase. I am writing in short, beta. They are also called as dehydrogenase, that is O. And last T, T stands for transferases. Transferases are responsible for transferring the functional group, transferring the group other than hydrogen, okay, from one compound to another. अच्छा, अब इसमें ना बेटा, in all these types, let us say we are talking about transferases. So let us say this is the substrate S, which is joined to the group G, okay, and there is another substrate S dash. So transferase क्या करेगा? Transferase ना इस ग्रुप को S से हटा के S डैश को दे देगा. So S अलग हो गया और वो जो ग्रुप था ना वो S डैश के पास आ गया. तो ट्रांसफरेज ने क्या किया? इस ग्रुप को ट्रांसफर किया ना इस पे. तो ये इक्वेशन के फॉर्म में याद रखो. मूविंग ऑन, नेक्स्ट ऑक्सीडोरिडक्टेज को अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखना है बेटा, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज को हम लोग शॉर्ट में दिखाते हैं. ऑक्सीडोरिडक्टेज में कैसा होता है? समझो ये सबस्ट्रेट है S, ओके, और ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, प्लस दूसरा सबस्ट्रेट है S डैश जो रिड्यूस्ड स्टेट में है. सो ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या करता है ना, S को रिड्यूस्ड कर देगा बेटा, एंड देन व्हाट यू फाइंड इज S डैश को ऑक्सीडाइज कर देगा. सो यू सी दिस, from oxidized state this goes into reduced state and this goes from reduced to oxidized. So this is carried out with the help of oxidoreductase. Next, then we have this enzyme called as lyase. Lyase is responsible for mediating the reactions other than hydrolysis, and it will change the group. Let's say suppose for example there is this carbon and carbon. This carbon is attached to X and this carbon is attached to Y. So what the enzyme does is कि X and Y को bind करके separate कर देगा और कार्बन कार्बन के बीच में it forms a double bond. So that is how the reaction takes place. Okay, बच्चों यहाँ पे shortcut भूलना नहीं था. Shortcut is ILHOR. That is isomerase, lyases, ligases, hydrolases, oxidoreductase and transferase. I request you to take screenshot of this beta. Extremely important. Done? Okay. So that's all for this lecture beta. Okay, this is all about enzyme. ये वीडियो को अच्छे से फॉलो करो and appreciate bio. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you बच्चों.